गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है और मैं डॉक्टर संजय शर्मा एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, अब से पहले जो हमारे वीडियो आए हैं उनके अंदर हमने आपको भारत के जल अपवह तंत्र के बारे में बताया है और आज का जो हमारा ये वीडियो है ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित है। अब से पहले हम सिंधु नदी तंत्र की चर्चा कर चुके हैं, गंगा नदी तंत्र की चर्चा कर चुके हैं और आज का ये जो वीडियो है ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित है। मैंने आपके सामने एक मैप बनाया हुआ है और उस मैप के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी की जो अपवहन की स्थिति है, कहाँ कहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बह रही है, उसकी अपवहन की स्थिति को भी प्रदर्शित करने का इसमें मैंने प्रयास किया है। तो सबसे पहले तो चर्चा करते हैं बच्चों की ये जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है ये हमारे सामने कहाँ से आया और इसका जो विकास है वो कैसे हुआ। देखिए, जब हम आपको हिमालय अपवह तंत्र के बारे में बता रहे थे तो उसमें हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि पहले भारत के उत्तरी हिमालय वाला जो भाग था वहाँ पर सिर्फ एक ही नदी बहती थी और उस नदी को क्या कहा गया था, इंडो-ब्रह्मा नदी के नाम से जाना गया था। किसके नाम से? इंडो-ब्रह्मा नदी के नाम से जाना गया। कालांतर में क्या हुआ, बहुत सारी विवर्तनिक प्रक्रियाएं हुई, हिमालय के उत्थान की प्रक्रिया हुई, पोटवार बेसिन के उत्थान की प्रक्रिया हुई, मालदा का भ्रंश बना। इन सभी कारणों से जो इंडो-ब्रह्मा नदी थी वो कितने भागों में बट गई थी? 3 भागों में बट गई। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है इसके विकास के लिए भी इंडो-ब्रह्मा नदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों, हिमालय के इस वाले भाग में यहाँ हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का जो भाग है यहाँ मालदा गैप बना हुआ है। छोटा नागपुर का पठार और राजमहल की पहाड़ियाँ और जो गारो की पहाड़ियाँ उनके बीच में जो अभिनति पाई जाती है, जो गर्त पाया जाता है उसे मालदा गैप के नाम से या मालदा भ्रंश के नाम से जाना जाता है। और उस मालदा भ्रंश के पड़ने के कारण ही गंगा नदी तंत्र का इससे क्या हो गया था, अलगाव हो गया था। तो बीच में मालदा गैप पड़ गया, इधर गंगा नदी तंत्र बच गया, इधर जो पूर्व की जो शेष शिवालिक नदी का या फिर हम ऐसा कहें इंडो ब्रह्मा नदी का जो शेष भाग इधर की ओर बच गया था। मालदा गैप के पूर्व की ओर जो शिवालिक या इंडो ब्रह्मा नदी का भाग शेष रह गया था, कालांतर में बच्चों आगे चलकर उसे ही किसके नाम से जाना गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के नाम से जाना गया। तो वर्तमान में जो हमें ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखने को मिलता है ये प्राचीन कालीन इंडो ब्रह्मा नदी का ही पूर्वी भाग है। सबसे पूर्व का जो भाग था वो यही है और मालदा भ्रंश के कारण इसकी एक अलग स्थिति हमारे सामने निकल कर आई है। तो ये तो चर्चा हुई थी किस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का विकास हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है ये भी विश्व की जो बड़ी नदियां हैं उनके समान भारत का एक बड़ा नदी तंत्र है। वही सबसे बड़ा नदी तंत्र तो कौन सा हो गया, गंगा नदी तंत्र हो गया। लेकिन गंगा नदी के बाद हम देखें व्यापक दृष्टिकोण से भारत के संदर्भ में तो दूसरा महत्वपूर्ण स्थान आता है बच्चों, वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का आता है। तो इस ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंदर केवल ब्रह्मपुत्र नदी ही शामिल नहीं है, अपितु बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो इसमें शामिल की गई हैं। लेकिन मुख्य नदी के रूप में जो शामिल की जाती है, कौन सी नदी शामिल की जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी शामिल की जाती है। और इसके साथ साथ में अनेक नदियां आकर इसमें मिलती हैं। तो ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो पूरा का पूरा क्षेत्र अपवाहित मिलता है उसे ही बच्चों समूह के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के रूप में जानते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों की ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ से उद्गमित होती है और कहाँ बहती है। तो देखिए बच्चों, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में यहाँ पर हमने पहले ही बताया था आपको कैलाश पर्वत है, कैलाश श्रेणी कौन सा है, कैलाश पर्वत।
और इस कैलाश पर्वत के पास में है मानसरोवर झील। कौन सी झील है? मानसरोवर झील। तो कैलाश पर्वत के समीप जो मानसरोवर झील है उसके समीप ही एक हिमनद मिलता है, चैमायुंगडुंग नामक हिमनद। कौन सा हिमनद मिलता है? चैमायुंगडुंग नामक हिमनद मिलता है। तो ये जो चैमायुंगडुंग नामक जो हिमनद मिलता है बच्चों, इसी से इस नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। लेकिन भारत में आने से पहले ये ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं जानी जाती है। भारत में आने के बाद में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। भारत में आने से पहले कहाँ बहती? तिब्बत में बहती है। और तिब्बत का जो पठारी क्षेत्र है, जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसमें बहने के दौरान इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? सांगपो के नाम से। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि तिब्बत का जो पठारी क्षेत्र है और जो मरुस्थलीय दशाओं वाला क्षेत्र है, जहाँ पे ये जो नदी बहती है, उद्गम के पश्चात निकलकर जो पूर्वी भाग की ओर ये नदी प्रवाहित होती है, उसको सांगपो कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रवेश करने से पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के अंदर किसके नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। हालांकि सांगपो शब्द का शाब्दिक भावार्थ तिब्बत के संदर्भ में होता है, शोधक होता है। शोधक का मतलब अशुद्धियां दूर करने वाला, शुद्धता करने वाला। खैर वो हमारा मैटर नहीं है। मेन चीज ये कि भारत में प्रवेश करने से पूर्व इस नदी को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। और भारत में प्रवेश करने से पूर्व लगभग 1200 किलोमीटर की लंबाई में तिब्बत के शुष्क मरुस्थलीय भागों और पठारी क्षेत्रों में बहती हुई भारत की ओर आती, पूर्वी दिशा की ओर आती। एक अनुदैर्घ्य रूप में कहाँ की ओर आती? पूर्व की ओर आती। और पूर्व की ओर आने पर यहाँ पे ये जो अरुणाचल प्रदेश कौन सा क्षेत्र है? अरुणाचल प्रदेश है बच्चों। यहाँ पे जो नामचा बरुआ है, कौन सा है? नामचा बरुआ। तो अरुणाचल प्रदेश और वहाँ के जो नामचा बरुआ नामक जो पहाड़ियाँ हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की, उसके सहारे इसका भारत में क्या होता है? प्रवेश होता है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर सदिया जो कस्बा है उसके पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश का सदिया नामक जो कस्बा है उसके पश्चिमी भाग के सहारे सांगपो नदी का भारत में प्रवेश होता है। और प्रवेश करने के बाद इसमें जहाँ हम देखेंगे तो दिहांग नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? दिहांग नदी। और एक आती लोहित नदी आकर मिलती है। तो लोहित और दिहांग नदियों के मिल जाने के पश्चात जो संयुक्त धारा बनती है, बड़ा जो जल प्रवाहन की स्थिति हमें देखने को मिलती है, उसी को बच्चों क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना, ब्रह्मपुत्र धारा के रूप में जाना गया। तो ब्रह्मपुत्र कहलाने से पहले इसमें लोहित और दिहांग नाम की जो इसकी सहायक नदियाँ वो इसमें आकर मिल जाती हैं। इन दोनों के मिलने के बाद में ही मुख्य जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। और फिर ये जो डार्क शेड है देखेंगे आप, ये जो डार्क शेड वाला भाग ये मुख्य रूप से मुख्य ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जाना जाता है। इसके उत्तरी भाग से भी कुछ नदियां आकर इसमें मिलती हैं और इसके दक्षिणी भाग से भी कुछ नदियां आकर मिलती हैं, या फिर हम ऐसा कहेंगे इसके दाएं भाग से भी कुछ नदियां आकर मिलती हैं और इसके बाएं भाग से भी कुछ नदियां आकर मिलती हैं। तो यदि हम देखें कि ये जो बायां भाग है नदी के प्रवाहन की दृष्टि से इधर की ओर आकर मिलने वाली जो नदियां उसमें एक तो दिहांग नदी है, एक लोहित नदी है, एक बूढ़ी दिहांग नदी है, एक धनसिरी नदी है और एक कपिली नदी है। ये 4-5 तो ऐसी नदियां बच्चों जो लगभग बाईं ओर से आकर मिलती हैं। किसके दृष्टिकोण से? नदी के प्रवाहन के दृष्टिकोण से हम चर्चा करें तो बाईं ओर से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। और नदी के प्रवाहन दृष्टि को यदि माना जाए तो जो दाईं ओर वाला भाग उसमें सुबनसिरी नदी है, मानस नदी है, संकोच नदी है और पिपराई नदी है। ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसके दाहिनी ओर से आकर इसमें मिलती है। या फिर हम ऐसा कहें कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवाहन स्वरूप हमें देखने को मिलता है इसके ऊपरी भाग से आकर मिलने वाली जो नदियां हैं वो कौन सी नदियां हैं? एक तो सुबनसिरी होगी, एक मानस होगी, एक संकोच होगी और पिपराई नदियां। ये सारी नदियां ऊपरी भाग से आकर इसमें मिलती हैं।
तो ये क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में आकर मिलने वाली नदियों का कुछ वर्णन हो गया। अब देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है बच्चों, ये बहुत अधिक मात्रा में कचरा अपने साथ में लेकर आती है, निक्षेप अपने साथ में लेकर आती है। जब ऊंचे भाग से बहती है तो कटाव किया जाता है, चट्टान, शिलाखंड, बजरी, बहुत सारी चीजें मिलती हैं और वो लगातार इसके पानी के साथ में बहकर आती है, क्योंकि ये तेज गति से बहने वाली नदी है। तेज गति से बहती तो बहुत सारे कचरे को अपने साथ में लेकर आती है। इसी कारण अवसादों के जमाव के लिए इस नदी को जाना जाता है। कौन सी नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को अवसादों के जमाव के लिए जाना जाता है। और ये जो नदी है अपना मार्ग परिवर्तन के लिए भी जानी जाती है। असम वाला जो भाग है उसमें प्रति वर्ष इस नदी के द्वारा बाढ़ आती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है बच्चों, भारत में अपनी बाढ़ की विनाशकारी जो लीला उसके लिए भी जानी जाती है। तो मार्ग परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए कुख्यात नदी है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी है। और साथ साथ में अवसाद जमाने के लिए जानी जाती है। और इसी के अंदर ब्रह्मपुत्र की नदी के अंदर जो अवसाद लाए गए हैं उन्हीं के द्वारा असम के अंदर अवसाद एक जगह इकट्ठे हो गए और वहीं पर एक द्वीप बना है बच्चों, माजुली द्वीप। कौन सा बना है? माजुली द्वीप। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ असम के अंदर एक द्वीप बना है तो कहा जाता है माजुली द्वीप। और ये जो माजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी अवसाद से बनने वाला द्वीप। तो नदी अवसाद से जो सबसे बड़ा द्वीप बना है वो कौन सा बना है? माजुली द्वीप बना है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये बना है। और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ? बंगाली खाड़ी की ओर गिर जाती है। बंगाली खाड़ी में जो बांग्लादेश वाला पार्ट इसमें शामिल होता है, तो बांग्लादेश के अंदर बच्चों इस ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। गंगा को क्या कहा जा रहा था? पद्मा कहा जा रहा था। और ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है जो आपके सामने मैप के माध्यम से भी आया और मैंने आपको डिटेल से समझाई, ये सारी की सारी चीज़ें हैं बच्चों, ये किससे संबंधित है? ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो पूरा मुख्य रूप से भारत के असम राज्य में इसकी स्थिति हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। लगभग 750 किलोमीटर में असम के अंदर प्रवाहित होती है। तो ये आज का हमारा ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित वीडियो था, ये यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आपको एक प्रश्न का आंसर डालना है। प्रश्न ये है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हम लास्ट वीडियो में आपको समझाया था चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालना है। धन्यवाद।